चलिए आज एक ऐसी कहानी के पन्नों में उतरते हैं जो भले ही चंद लाइनों की हो लेकिन रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। कहानी का नाम है द इटर्नल रेजिडेंस ऑफ सराय कायम, यानी सराय कायम के हमेशा वाले निवासी। ये एक माइक्रो फिक्शन है, मतलब शब्द कम लेकिन डर का जो मनोविज्ञान इसके भीतर छिपा है वो सच में कमाल का है। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधा इस कहानी की गहराइयों में गोता लगाते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर थोड़े से शब्दों में इतना खौफनाक माहौल कैसे बनाया जा सकता है। वापस चले जाओ वरना हमेशा यहीं रह जाओ। इस एक लाइन पर अगर गौर किया जाए तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है। ये सीधा एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आगे बढ़ना मौत को बुलावा देने जैसा है। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, ये असल में एक मास्टर क्लास है कि कम से कम शब्दों में खौफ का एक परफेक्ट ढांचा कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए इस ढांचे को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सेटअप की, यानी उस खौफनाक सराय कायम में एंट्री और वहां का माहौल। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसकी टाइमलाइन है। तनाव कैसे मिनट दर मिनट बढ़ता है वो देखने लायक है। उपेंद्र और गांधी नाम के दो किरदार रात के अंधेरे में एक अनजान गांव पहुंचते हैं। अब रात का वक्त और एक अनजान जगह, ये कॉम्बो ही इंसानी दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए काफी होता है। अज्ञात का डर यानी अननोन का फियर हमेशा सबसे बड़ा होता है। पहले मिनट में उनका आना होता है, दूसरे ही मिनट में एक अजीब सा सन्नाटा उन्हें घेर लेता है। ये कोई सुकून देने वाली शांति नहीं है, बल्कि तूफान से पहले का सन्नाटा है। तीसरे मिनट में एकदम से एक चेतावनी मिलती है और चौथे मिनट में सब गायब। ये सब इतनी तेजी से होता है कि सोचने या रिएक्ट करने का जरा भी मौका नहीं मिलता, बिल्कुल किसी जाल के अचानक बंद होने की तरह। अब इस एक फ्रेज पर गौर करते हैं, हर गली में अजीब सन्नाटा गूंजे और इसके साथ लगा हुआ ये डरा हुआ इमोजी। आज के समय में इमोजी सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो सीधे इमोशंस को ट्रिगर करने वाले विजुअल एंकर बन चुके हैं। सन्नाटे का गूंजना ये अपने आप में कितना अजीब विरोधाभास है। सन्नाटा तो शांत होता है, लेकिन जब वो इतना गहरा हो जाए कि कानों में चुभने लगे, गूंजने लगे, तो वो एक गहरे अकेलेपन और खौफ का प्रतीक बन जाता है। ये इमोजी उसी साइकोलॉजिकल प्रेशर को दिखाता है जो वो किरदार उस सुनसान गांव की गलियों में महसूस कर रहे थे। माहौल तो बन गया, लेकिन अब कहानी अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती है। आवाज के जरिए बढ़ता हुआ खौफ। पुरानी हवेली से आवाज आई और इसकी ठीक बाद ये आंख वाला इमोजी। ये बहुत अहम हिस्सा है। ये आवाज सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये दिमाग को भटकाने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है। अंधेरे में जब ये एहसास हो कि कोई लगातार घूर रहा है, तो वो इंसान की सबसे पुरानी, सबसे बेसिक घबराहट को जगा देता है। ये आंखों वाला इमोजी उसी अदृश्य खतरे का विजुअल है। ये बताने के लिए काफी है कि शिकार अब पूरी तरह से किसी की नजर में है और बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। और ठीक यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा और विचलित कर देने वाला मोड़, एक ऐसा विजुअल ट्विस्ट जो सब कुछ पलट देता है। सिर्फ एक पल के लिए इमेजिन करते हैं, पीछे मुड़ने पर आखिर हुआ क्या होगा। ये जो एक ठहराव है ना, ये बहुत जरूरी है। जब उपेंद्र और गांधी ने उस खौफनाक आवाज को सुनकर घबराहट में पीछे मुड़कर देखा होगा, तो वो चंद सेकंड उनके जीवन के सबसे लंबे सेकंड रहे होंगे। पीछे मुड़ना एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। खतरा लगता है तो इंसान भागने या खतरे को देखने के लिए पीछे जरूर मुड़ता है, लेकिन इस कहानी में उनका यही एक फैसला उनके लिए एक ऐसा सच लेकर आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहाँ एक बहुत ही भयानक कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो ठोस, असली सा लगने वाला गांव जहां वो दोनों चलकर आए थे, वो गलियां, वो पुरानी हवेली, सब कुछ एकदम रियल। और दूसरी तरफ अचानक सब कुछ गायब, एक खालीपन, एक शून्य जिसमें सिर्फ एक बूढ़ा भूत खड़ा हंस रहा है। ये जो एकदम से रियलिटी का स्विच होता है, ये सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये इंसान से उसके आसपास की दुनिया की सच्चाई ही छीन लेता है। देखा जाए तो ये सिर्फ कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, ये एक ऐसा ट्रैप है जहां शिकार को पूरा यकीन दिलाया गया कि वो एक गांव में है, जबकि असल में वो किसी दूसरी ही डायमेंशन में, एक अंतहीन शून्य में कदम रख चुका था। तो अब इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से को डिकोड करते हैं, सराय कायम के हमेशा वाले निवासी, यानी एक परफेक्ट ट्रैप की एनाटॉमी। ये माइक्रो फिक्शन का जाल इतना अचूक, इतना परफेक्ट कैसे बन गया? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, वो भटकाने वाला गूंजता हुआ सन्नाटा जो दिमागी शांति को पूरी तरह तोड़ देता है। दूसरा,
हवेली से आती आवाज, जिसका एक ही काम था, ध्यान भटकाना और शिकार को एक जगह फोकस कर देना। तीसरा, उस फिजिकल दुनिया का अचानक से गायब हो जाना जिसने भागने के हर रास्ते को शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से बंद कर दिया। और चौथा, उस भूत का वो आखिरी और न टाला जा सकने वाला फरमान। इन गिने चुने लेकिन बेहद सटीक टूल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा खौफ बुना गया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। एकदम मास्टर स्ट्रोक। और फिर आती है ये लाइन, सिर्फ एक बूढ़ा भूत हंस रहा था। और आखिर में ये खोपड़ी का इमोजी। ये हंसी कोई मामूली हंसी नहीं है, ये एक शिकारी की जीत की हंसी है जिसने अपना जाल बिछाया और शिकार उसमें फंस गया। ये स्कल इमोजी सीधे तौर पर मौत और उस फाइनल डेस्टिनी को दिखाता है। इसके बाद कहानी में कोई उम्मीद, कोई स्कोप नहीं बचता। दी एंड। ये हंसी उस डर को एक खौफनाक सच में बदल देती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। कहानी बिल्कुल इसी खौफनाक लाइन के साथ खत्म होती है, अब तुम भी सराय कायम के हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उपेंद्र और गांधी की नई और कभी न खत्म होने वाली रियलिटी है। और इसी के साथ ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है, किसी जगह को असल में क्या चीज सबसे ज्यादा भयानक बनाती है? क्या वहां रहने वाले डरावने भूत, या फिर अचानक ये एहसास होना कि वहां से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जो काफी देर तक दिमाग में गूंजता रहेगा। खैर, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस खौफनाक सफर में साथ चलने के लिए शुक्रिया।